दिव्या ये भी नहीं जानती कि वो कब खड़े खड़े ख्यालों में खो गई और उस मनहूस रात के बारे में सोचने लगी जब उसने पहली बार होटल राजमहल को सही सलामत अपनी जगह पर खड़े देखा था। उसका चेहरा डर की वजह से सफेद हो गया है, जैसे उस पर कोई बिजली गिर पड़ी हो, और उसके माथे पर छलक आई पसीने की बूंदें उसकी घबराहट और चिंता को काफी अच्छे से दिखा रही है। उसकी ये हालत देखकर विशाल काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर दिव्या के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो उसकी ये हालत हो गई है। दिव्या, दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? विशाल ने दिव्या के कंधों को झटकते हुए पूछा। हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूं। दिव्या ने हड़बड़ाहट में आकर जवाब दिया। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे सुन ही नहीं पा रही हो, और तुम्हें अचानक से ये पसीने क्यों आने लगे? अपना चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। दिव्या ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, नहीं 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 विशाल, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं भी अभी सो जाऊंगी। नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूं। लेकिन विशाल, मेरी... दिव्या ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर विशाल ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहां से। और इतना कहकर विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा और वो उसे स्टडी रूम से बाहर ले जाने लगा। जाते जाते दिव्या ने एक नजर पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा और उसके बाद वो विशाल के साथ वहां से चली गई। कुछ ही देर में घड़ी की सुइयों ने रात के 11 बजने का इशारा किया और दिव्या और विशाल को पता भी नहीं चला कब उन्हें चक्कर आने लगे और कब वो होटल राजमहल पहुंच गए। कल रात की ही तरह आज भी पूरे होटल राजमहल में सन्नाटा फैला हुआ है। यहाँ तक कि दिव्या और विशाल के साथ साथ रहने वाले मुरली और बंसी भी आज पूरी तरह से शांत है। वो दोनों भी बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर रिसेप्शन डेस्क पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बैठे बैठे विशाल को उबासी आने लगती है। उसकी ये हालत देखकर दिव्या हंसने लगती है और उसे कहती है, लगता है आज दिन में तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, तो वो तुम ही थी जो सोने की जगह पूरे घर में यहां से वहां आत्मा बनकर भटक रही थी। वो आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। विशाल ने नाराज होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, चलो अब तुम कुछ देर यहीं पर सो जाओ। वैसे भी मुझे लग रहा है कि आज की रात काफी बोरिंग होने वाली है। दिव्या ने एक नजर पूरे होटल राजमहल में डालते हुए कहा, नहीं, मैं अभी नहीं सो सकता। अगर मैं सो गया तो तुम यहाँ पर अकेली पड़ जाओगी। अरे, मैंने तुमसे सिर्फ सोने के लिए कहा है, यहाँ से कहीं जाने के लिए नहीं। आज रात वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, और अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जगह ही दूंगी। मुझसे वैसे भी अकेले कुछ हैंडल नहीं होगा। ठीक है, जरा से भी आहट हो तो तुरंत मुझे उठा देना। इतना कहकर विशाल ने अपना सर रिसेप्शन डेस्क पर टिका दिया और कुछ ही देर में वो गहरी सांसें लेने लगा। दिव्या ध्यान से विशाल को सोते हुए देखने लगी। कुछ देर बाद उसने ये कंफर्म करने के लिए कि विशाल गहरी नींद में सो चुका है या नहीं, उसे धीरे से पुकारा, विशाल। लेकिन विशाल के ऊपर दिव्या की आवाज का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद दिव्या ने चैन की सांस ली और वो तुरंत रिसेप्शन डेस्क खंगालने लगी। उसने सबसे पहले वही रजिस्टर निकाला जिसमें होटल राजमहल के अंदर एंट्री लेने वाले सारे गेस्ट की डिटेल्स होती है। वो अपनी उंगली उस रजिस्टर पर लगाकर एक नाम ढूंढने लगी, लेकिन यहाँ भी उसे वो नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। दिव्या ने देखा कि कुछ 6-7 पन्नों के बाद पूरा रजिस्टर खाली है। दिव्या ने गुस्से में आकर तुरंत रजिस्टर बंद कर दिया और बिना कोई आवाज किए उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। आखिर में उसने होटल राजमहल में आए सारे गेस्ट की आईडी निकाली और उन्हें एक एक करके देखने लगी, मगर इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर ये दिव्या यहाँ वहां क्या ढूंढने में लगी है
आखिर में दिव्या थक हार कर अपने रिसेप्शन डेस्क पर अपना सर टिकाकर उसी तरह से बैठ जाती है। तभी अचानक से उसे छन छन की आवाज आने लगती है। वो धीरे से अपना सर ऊपर उठाती है और इधर उधर देखने की कोशिश करती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। वो एक बार को विशाल को उठाने के बारे में भी सोचती है, मगर तभी अचानक से उसे अपने सामने एक लड़की नजर आती है। उस लड़की के लंबे काले बाल उसके कमर तक आ रहे हैं और क्योंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा हुआ है, इसीलिए दिव्या ठीक से उसे देख नहीं पा रही है। उस लड़की को अपने सामने देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की ने दिव्या की तरफ देखे बिना उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। ये सब देखकर दिव्या के पसीने छूटने लगे और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उसे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए या नहीं। आखिर में वो अपने आप को रोक नहीं पाई और चुपचाप उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगी। उस लड़की के पैरों से खून बह रहा है और वो जहां भी जा रही है वहां पर खून से सने पैरों के निशान बन रहे हैं। दिव्या ने देखा कि वो लड़की बिना दरवाजा खोले सीधा होटल राजमहल के ऑफिस के अंदर घुस गई। ये देखकर दिव्या की रूह कांप गई और वो एक पल को उसी जगह पर खड़ी रह गई। कहीं मैं कोई बेवकूफी तो नहीं करने जा रही हूं? दिव्या ने धीरे से खुद से कहा। उसे बेहद डर लग रहा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी तलाश पूरी करना चाहती है, इसीलिए वो ये मौका नहीं छोड़ सकती। दिव्या ने कांपते हाथों से होटल राजमहल के ऑफिस का दरवाजा खोला, मगर दरवाजा खुलते ही अंदर से काफी सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकल आए। अचानक से अपने चेहरे की तरफ आते हुए इतने सारे चमगादड़ों को देखकर दिव्या काफी ज्यादा घबरा गई और लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिर गई। कुछ देर के बाद वो गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर हिम्मत करके खड़ी हुई और डरते डरते आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो होटल राजमहल के ऑफिस के अंदर घुसी, तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे धीरे से किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। दिव्या ने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। उसने अपने आप को समझाते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और एक बार फिर आगे बढ़ने लगी कि तभी एक बार फिर किसी ने उसके कान में आकर कहा, रुक जा। और इसके बाद एक एक करके वो आवाजें एक साथ आने लगी। दिव्या, रुक जाओ दिव्या, मत जाओ बाहर। दिव्या ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कवर कर लिया और उसने कहा, बस करो, चुप रहो तुम सब। जैसे ही दिव्या ने ये कहा, वैसे ही अचानक से वो सारी आवाजें बिल्कुल बंद हो गई। उसने धीरे से अपने कानों से अपने हाथ हटाए और एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। होटल राजमहल के ऑफिस में शायद काफी सालों से कोई आया नहीं है, इसलिए जगह जगह वहां पर जाले लगे हुए हैं। दिव्या उन जालों को सुलझाती हुई आगे बढ़ने लगी। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसे यहाँ पर क्या मिलेगा, लेकिन अब वो पीछे भी नहीं हट सकती। तभी अचानक से एक आवाज आई और दिव्या ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो ऑफिस के टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट अपने आप घूम रहा है। उसने तुरंत उस पेपर वेट पर अपना हाथ रख दिया और उसे रोकते ही एक गहरी सांस ली। तभी अचानक से एक चरमराती हुई आवाज आई। दिव्या ने आवाज की तरफ अपना चेहरा घुमाकर देखा तो ऑफिस में रखी हुई एक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। दिव्या यह देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां पर? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और उस चेयर का हिलना बंद नहीं हुआ। आखिर में दिव्या ने खुद ही हिम्मत की और आगे बढ़कर एक झटके से वो चेयर अपने हाथ से रोक दी। उसके रोकते ही अचानक से वो चेयर अपने आप रुक गई।
घबराहट से दिव्या के पसीने छूट रहे हैं और उसकी सांसें काफी तेज चल रही हैं। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वो होटल राजमहल के इतने सुनसान कमरे में अकेले घूम रही है। वो अपनी नजर घुमाकर उस ऑफिस के चारों तरफ देखने लगी तो वहां पर उसे एक डेस्क नजर आया। दिव्या तुरंत उस डेस्क के पास पहुंच गई और उसके दराज खोल खोल कर उसके अंदर तलाशी लेने लगी, मगर यहाँ पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी अचानक से उसे वही छन छन करती हुई आवाज कमरे से बाहर जाती हुई सुनाई दी। दिव्या ने तुरंत उस तरफ देखा तो वही लंबे बालों वाली लड़की भागते हुए कमरे से बाहर जा रही है। दिव्या ने आओ देखा ना ताओ और तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगी। उस लड़की के पीछे जाते हुए दिव्या के मन में सिर्फ एक ही ख्याल है और वो ये कि शायद आज उसे उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो लड़की छन छन की आवाज करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे के अंदर घुस गई। दिव्या ने उसे जाते हुए देखा, मगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भी उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करे। होटल राजमहल के ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ अकेला वही कमरा है। उस कमरे के दरवाजे पर इतनी धूल जमी हुई है कि दिव्या ठीक से उसका रूम नंबर भी नहीं देख पा रही है। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ती हुई उस दरवाजे के पास जाती है और अपने हाथ से उस दरवाजे पर लगा हुआ रूम नंबर का बोर्ड साफ करती है। रूम नंबर 001। उसे देखकर दिव्या काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इस रूम के बारे में तो कभी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। विशाल ने भी कभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्या मेरे सारे सवालों का जवाब इसी दरवाजे के पीछे है? दिव्या ने धीरे से खुद से कहा। उसके मन में इस वक्त तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। उसने ध्यान से उस दरवाजे के हैंडल की तरफ देखा जिस पर जाले लगे हुए हैं। शायद काफी सालों से कोई इस कमरे के अंदर नहीं गया। दिव्या इस वक्त इसी कश्मकश से जूझ रही है कि क्या उसे इस कमरे के अंदर जाना चाहिए या नहीं। घबराहट और डर के मारे उसके हाथ कांप रहे हैं, मगर उसने एक बार फिर अपने आप को हिम्मत देते हुए अपनी उन्हीं कांपती हाथों से उस दरवाजे का हैंडल खोलने की कोशिश की। मगर जैसे ही उसके हाथ उस हैंडल पर पड़े, अचानक से पूरे होटल राजमहल में तेज हवाएं चलने लगी और उसके तुरंत बाद किसी के जोर से दर्द में चीखने की आवाज आई और घबराकर दिव्या ने तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे एक साया उसके पास आया हो और उसने धीरे से दिव्या के कान में फुसफुसाया हो, दिव्या ने अपना चेहरा पलटकर देखा, मगर इस बार भी उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। दिव्या ने अपने माथे का पसीना साफ किया और एक बार फिर दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और उसे किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। दिव्या का डर और बढ़ने लगता है। तभी उसे अपने कान में किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है, दिव्या, दिव्या! एक एक करके उसके कानों में कई सारे लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। दिव्या उन सारी आवाजों से इतना परेशान हो गई कि आखिर में उसने चीखते हुए कहा, आखिर कौन हो तुम लोग और क्यों नहीं चाहते कि मैं सच तक पहुंचूं? चाहते क्या हो तुम मुझसे? और इतना कहते ही वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश करने लगी, मगर वो हैंडल भी खुल नहीं रहा है और जाम हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति दिव्या को उस कमरे में जाने से रोक रही हो। ये आवाजें दिव्या के कानों को चीरती हुई उसकी रूह तक पहुंच रही है और घबराहट की वजह से दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सारी आवाजें चीखते चिल्लाते हुए दिव्या की तरफ ही आगे बढ़ रही हो। इन सब से डरकर दिव्या बार बार पीछे मुड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही है। जैसे ही दिव्या को ये लगा
कि वो सारी आवाजें उस तक पहुंच चुकी है कि तभी एक झटके से दरवाजा खुल गया और वो लड़खड़ाती हुई उस कमरे में घुस गई। जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुई, उसी वक्त सब कुछ शांत हो गया। वो तेज चलती हुई हवाएं बिल्कुल बंद हो गई और अब दिव्या को किसी के चीखने चिल्लाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। अंदर घुसकर दिव्या को ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा और वहां पर इतनी धूल है कि वो खांसते खांसते अपने मुंह पर हाथ रखकर आगे बढ़ रही है। तभी उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ ऊपर अपने रूम में मल्लिका एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन पहने अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए कुछ गुनगुना रही है और अपनी आंखें बंद किए आराम फरमा रही है, जिसकी आवाज उसके पूरे कमरे में गूंज रही है। मगर जैसे ही नीचे दिव्या रूम नंबर 001 के अंदर पहुंची, तभी अचानक से मल्लिका ने अपनी चेयर को हिलाना और गुनगुनाना बंद कर दिया। उसकी आंखें अभी भी बंद हैं, लेकिन उसकी सांसें काफी तेज हो गई हैं, जिसकी आवाज को सुनकर किसी की भी धड़कनें रुक जाए। अचानक से उसने अपनी आंखें खोली, जो गुस्से से लाल हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो उनमें खून उतर आया हो। उसका पूरा शरीर अपना रंग बदलने लगता है और उसके शरीर से जगह जगह मांस के टुकड़े लटकने लगते हैं। उसकी आंखों से खून बहने लगता है और वो गुस्से में एक झटके से अपने चेयर से उठ खड़ी हो जाती है। दिव्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस कमरे में गई, उस कमरे में। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी इस हिम्मत की सजा क्या है। वो कमरा कोई ऐसा वैसा कमरा नहीं है, बल्कि वो शायद इस होटल का सबसे बड़ा और आलीशान कमरा है। उसके अंदर लिविंग रूम एरिया में एक बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ है, जो देखने में बेहद शानदार लग रहा है। उस कमरे की चेयर से लेकर अलमारी तक लकड़ी का काफी बारीक काम साफ दिखाई दे रहा है। उस कमरे की सजावट में रखी हुई हर एक चीज काफी शानदार और कीमती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये कमरा किसी खास इंसान का हो। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी वहां पर मौजूद सन्नाटे और दहशत की वजह से दिव्या एक पल भी वहां नहीं रहना चाहती। उस कमरे में हर जगह सिर्फ धूल ही धूल है, जैसे सदियों से कोई इस कमरे में ना गया हो। यहाँ तक कि बिस्तर पर भी धूल की चादर बिछी हुई है। दिव्या वहां पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है और उसने तुरंत खांसते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया है। लेकिन अंदर घुसकर जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, तो सामने बेड से लगी हुई दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर उसे दिखाई देती है। उस तस्वीर को देखकर दिव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस तस्वीर में एक आदमी अपने घोड़े के पास खड़ा है और उसके हाथ में एक बंदूक है, जैसे वो शिकार करने जा रहा हो। उसका दूसरा हाथ उसकी मूंछों को ताव दे रहा है। वो आदमी दिखने में काफी हैंडसम और डैशिंग नजर आ रहा है। वो तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि मल्लिका के मंगेतर राजवीर की है। दिव्या ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि राजवीर का होगा। उसने तुरंत हैरानी से अपना चेहरा घुमाकर देखा, तो जगह जगह पर राजवीर और मल्लिका की साथ में तस्वीरें लगी हुई हैं। हर एक तस्वीर में वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक हैं और उन दोनों के बीच का प्यार और करीबी साफ देखी जा सकती है। दिव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता और वो बेसुध होकर एक टक उन सारी तस्वीरों को देखे जा रही होती है। तभी अचानक से जाने कहां से उस बंद कमरे में एक हवा का झोंका आया और उस पूरे कमरे में धूल का बवंडर छा गया और उस धूल ने एक डरावनी औरत का रूप लेते हुए कहा, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। ये देखते ही दिव्या की रूह तक कांप गई और देखते ही देखते वो आकृति नीचे मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। उसी वक्त
अचानक से दिव्या अपने होश में आई और वो तुरंत उसी तरह से खांसते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन अचानक से उसके दिल से आवाज आई, अगर तू आज कुछ नहीं कर पाई तो शायद कभी नहीं कर पाएगी। इतना सोचते ही दिव्या वापस से मुड़कर कमरे को अच्छे से देखने लगी। वो सबसे पहले लिविंग रूम एरिया में रखे हुए टेबल के पास गई, जो दिखने में काफी एंटीक और पुराना नजर आ रहा है। उसने तुरंत उस टेबल की दराज खोलकर वहां तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद वो सीधा अलमारी के पास गई और एक एक करके अलमारी के हर एक कोने को ध्यान से तलाशने लगी, मगर इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जाने दिव्या अपनी जान की भी परवाह किए बगैर किसकी तलाश में लगी हुई है। इस कमरे में कुछ भी नहीं है। दिव्या ने थोड़ा परेशान होते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लिया और ध्यान से पूरे कमरे को देखने लगी। उसने इरिटेट होकर अपने माथे पर हाथ रख लिया और धीरे से खुद से कहा, मैं बेकार ही इस होटल की आत्माओं के पीछे इधर उधर भटक रही हूँ। यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लगता है ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहते ही दिव्या मायूस होती हुई जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उसे अचानक से अपने पीछे वही लंबे बालों वाली लड़की की आत्मा नजर आई, जिसके पीछे पीछे दिव्या यहाँ तक चली आई है। उस लड़की के लंबे बाल इस वक्त उसके चेहरे पर नहीं है और दिव्या उसके चेहरे को साफ देख सकती है। कौन है ये लड़की? उस लड़की का पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ है और उसके शरीर से जगह जगह से खून और पस रिस रहा है। उसकी कलाई के पास एक हड्डी साफ नजर आ रही है और उसके जख्मों पर जगह जगह कीड़े भिनभिना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो कीड़े नोच नोच कर उसके जिस्म को खा रहे हों। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी पूरी तरह से सफेद आंखें दिखाई दे रही हैं, जिनमें पुतलियां भी नहीं हैं और जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिव्या के चेहरे पर टिकी हुई हैं। अचानक से उस आत्मा को अपने सामने इस भयानक रूप में देखकर दिव्या अपने आप को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ाकर पीछे गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी वो लड़की अपनी आधी अधूरी उंगली को अपने होठों पर रखते हुए दिव्या की ओर इशारा करती है। ये देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके माथे पर पसीना साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। कौन हो तुम? दिव्या ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए उस आत्मा से पूछने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा है मानो दिव्या की आवाज उस आत्मा तक पहुंच ही ना रही हो। वो सिर्फ दिव्या के चेहरे की तरफ देखे जा रही है। तभी उस आत्मा ने अचानक से अपना हाथ उठाया और दीवार पर लगी हुई एक बड़ी सी पेंटिंग की तरफ इशारा किया। दिव्या ने हैरानी से इस पेंटिंग को देखा, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और बहुत ध्यान से उस पेंटिंग की तरफ देखने लगी, लेकिन बहुत देर तक भी जब उसे कुछ भी नजर नहीं आया तो उसने पीछे पलटकर उस आत्मा की तरफ देखा, मगर इस वक्त वहां पर कोई नहीं है। वो लड़की वहां से हवा की तरह गायब हो चुकी है। आखिर क्या है इस पेंटिंग के अंदर? तभी दिव्या के हाथ पर एक खून की बूंद ऊपर छत से गिरती है। ये देखते ही दिव्या के हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगते हैं और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर देखती है, जहां उस लड़की की आत्मा किसी मकड़ी की तरह छत पर तेजी से चल रही है। ये देखकर डर के कारण दिव्या की आवाज उसके गले से बाहर तक नहीं निकल पाती। दिव्या ये जानने के लिए कि आखिर उस चली हुई लड़की की आत्मा उसे बताना क्या चाहती है, वो आगे बढ़कर उस पेंटिंग को छूती है और तभी अचानक से वो पेंटिंग एक किनारे हो जाती है और वहां पर उस पेंटिंग की जगह एक दरवाजा नजर आने लगता है। ये सब देखकर दिव्या की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। अब तक उसने होटल राजमहल में बहुत कुछ होते हुए देखा था,
मगर आज रात हर एक कदम पर उसे ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। उसने धीरे से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। तब उसे समझ में आया कि शायद वो एक स्लाइडिंग डोर है, और उसने तुरंत धीरे से अपना हाथ स्लाइड करके उस दरवाजे को खोल दिया। उस दरवाजे के अंदर एक छोटी सी जगह है जिसमें एक अलमारी रखी हुई है। दिव्या ने तुरंत आगे बढ़कर उस अलमारी को खोलने की कोशिश की, मगर उसमें डिजिटल लॉक लगा हुआ है। अब ये क्या नई प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई? अब इस सेफ का कोड क्या हो सकता है? दिव्या का चिड़चिड़ापन उसकी नाराजगी को साफ दिखा रहा है। उसने परेशान होते हुए कुछ नंबर्स का कोड उस डिजिटल लॉक में डाला, लेकिन तभी एक बीप की आवाज आई और उसका कोड रिजेक्ट हो गया। दिव्या ने गहरी सांस ली और एक बार फिर कुछ अलग नंबर का कोड उस डिजिटल लॉक में डाला, मगर इस बार भी फिर बीप की आवाज आई और वो लॉक नहीं खुला। मैं यहाँ तक आकर किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकती। मुझे देखना ही होगा कि इस अलमारी के अंदर ऐसा क्या है जिसे इतना छुपा कर रखा गया है। दिव्या अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और दिव्या धूल से बचने के लिए अपने एक हाथ को अपने चेहरे के आगे रख लेती है। तभी दिव्या के कान के पास अचानक से वही जली हुई लड़की की आत्मा पीछे से आकर उसके कान में बुदबुदाती है, 4, 2, 9, 1। ये सुनकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां पर दिव्या को कोई दिखाई नहीं देता। दिव्या खुद से बड़बड़ाती है, ये तो उसका बर्थ डेट है। दिव्या जाने किन ख्यालों में गुम हो जाती है और कुछ देर बाद होश में आते ही कांपते हाथों से ये कोड डालती है और वो लॉक अपने आप खुल जाता है। दिव्या जैसे ही उस लॉक के खुलने की आवाज सुनती है, वो तुरंत अपना हाथ हटाकर हैरानी से उसको देखने लगती है। क्या यही वो पल है जब उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो इतने सालों से उसके मन को कौंध रहे हैं? मगर आज जब वो अपने मकसद के इतने करीब है, तो उसके मन में ना जाने क्यों एक अजीब सा डर और कश्मकश चल रही है। वो चाहकर भी उस अलमारी को खोल नहीं पा रही और डर से उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। तभी दिव्या ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों से उस अलमारी को खोला। उस अलमारी के लॉकर में उसे कुछ कागजात और एक बॉक्स मिला। दिव्या ने वो बॉक्स निकाला और उसे खोलकर देखा। उस बॉक्स के अंदर एक गोल्ड हार्ट शेप का लॉकेट रखा हुआ है। दिव्या ने धीरे से उस लॉकेट को खोलकर देखा तो उसके एक तरफ पर राजवीर की तस्वीर है और दूसरी तरफ पर एक लड़की की तस्वीर है। उस लड़की के लंबे बाल हैं और वो प्यार से खिलखिलाती हुई किसी परी की तरह नजर आ रही है। उस तस्वीर को देखते ही दिव्या अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका एक आंसू टपक कर सीधा उस लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर जा गिरा। दूसरी तरफ दिव्या के साथ हो रही इन सारी चीजों से अनजान विशाल चैन की नींद सो रहा है। उसे इस तरह से सोता हुआ देखकर मुरली तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, अरे वो कुंभकर्ण के भाई, तू यहाँ सो रहा है और वहां देख तेरी लैला क्या कर रही है? और लैला? मेरी कोई लैला वैला नहीं है। विशाल ने नींद में करवट बदलते हुए जवाब दिया। अरे ये पागल मुरली किसी और की नहीं बल्कि तेरी दिव्या की बात कर रहा है। जाकर देख वो किस तरह से बड़े साहब के कमरे में जाकर तलाशी ले रही है। बंसी ने भी विशाल को जगाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अगर वो तलाशी ले रही है तो उसे करने दो ना। तुम लोग क्या यहाँ मेरे सर पर आकर नाच रहे हो? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ये कहकर विशाल अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर एक बार फिर सोने लगता है, मगर तभी उसके कानों में मुरली और बंसी की एक साथ चिल्लाने की आवाज आती है। अरे उठ,
उनकी ऐसी आवाज सुनकर विशाल की नींद तुरंत खुल जाती है और वो हड़बड़ाकर अपनी चेयर पर ठीक से बैठ जाता है। जाकर देख वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन वो है कहां पर? इतनी रात को वो इस तरह से कैसे जा सकती है? विशाल ने हैरानी से मुरली और बंसी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, वो बड़े साहब के कमरे में गई है, राजवीर साहब के कमरे में। ये सुनकर हैरानी से विशाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि एक लड़की जो बहुत ज्यादा डरपोक है वो इतनी रात को इस भूतिया होटल में आखिर क्या तलाश रही है, और वो भी उस कमरे में जिसके बारे में ठीक से विशाल को भी कुछ नहीं पता। चल चल वहां पर चलकर देखते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। मुरली और बंसी विशाल से कहते हैं और वो तीनों राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं मल्लिका अपने कमरे में बैठी हुई इन सारी चीजों को देख सकती है। वो इस वक्त दिव्या के हाथ में वो लॉकेट बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उसके हाथों में जगह जगह नसें उभर आई हैं और उसकी उंगलियों के नाखून एक पल में काफी लंबे और नुकीले हो गए हैं, जिनसे वो चाहे तो चुटकियों में किसी की भी जान ले सकती है। वो अपने नाखूनों को अपने रॉकिंग चेयर में गड़ा देती है। उसकी सांसें इस कदर तेज हो चुकी हैं कि उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। ऐसी आवाज जिसे सुनकर आदमी की रूह कांप जाए। वही अपने कमरे में मल्लिका ने गुस्से से चिल्लाकर दिव्या का नाम लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे होटल राजमहल में तलाशी लेने का? शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम ये भूल गई हो कि आज भी ये होटल सिर्फ मेरा है और इसकी हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं आज तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिव्या अभी भी उस लॉकेट को अपने हाथ में थामे खड़ी कुछ यादों में गुम है कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और दिव्या जल्दी से उस लॉकर को बंद कर देती है। दिव्या ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने विशाल खड़ा होता है और दिव्या ने तुरंत उस लॉकेट को अपने हाथ में छुपा लिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि विशाल को ये पता लगे कि वो इस कमरे में क्यों आई है, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रही होती है उसी वक्त विशाल वहां पर पहुंच जाता है। दिव्या, यहां क्या कर रही हो तुम? विशाल दिव्या की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करता है। ये सुनते ही दिव्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो गौर से विशाल को देखने लगती है। आखिर क्या राज है इस लॉकेट का और इसका दिव्या से क्या कनेक्शन है? दिव्या इस होटल राजमहल में क्यों आई है? क्या दिव्या का असली चेहरा विशाल के सामने आएगा? क्या दिव्या का सच जानकर विशाल उसे माफ करेगा? इस कमरे में जाने के लिए मल्लिका दिव्या को क्या सजा देगी?